नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज जो हम लोग स्टार्ट ले रहे हैं वो हमारा रहेगा झारखंड का इतिहास रहेगा। और झारखंड से जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक पूछे जाएंगे ना उसको इस पे कवर किया जाएगा। झारखंड के इतिहास में देख लेंगे हम लोग सबसे पहले कि जब सिंधु घाटी सभ्यता चल रहा था पूरे देश में तो झारखंड का क्या स्थिति था उस समय। फिर देखेंगे मौर्योत्तर काल में, देखेंगे मौर्य काल में झारखंड की क्या स्थिति था, गुप्त काल में क्या झारखंड की स्थिति था, ठीक है। फिर मुगल काल, सल्तनत काल, ऐसे करते करते हम लोग देख लेंगे आधुनिक काल तक, ठीक है। क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से पूछे जाते हैं। और आइए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख लें। इंट्रोडक्शन में क्या है कि झारखंड जो है हमारा वो आदिवासी बहुल राज्य है। कहने के तात्पर्य यहाँ पे आदिवासी की संख्या काफी अधिक है, ठीक है। और झारखंड के रूप में आदिवासियों को जो होमलैंड है, आदिवासियों का सदियों पुराना सपना था जो साकार हो गया, ठीक है। पहले झारखंड नहीं था, पहले बिहार के नाम से जाना जाता था। फिर 2000 में अलग हुआ, तब जाके झारखंड कहलाया, ठीक है। देखिए, विंध्य और कैमूर पर्वत जो है ना आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, ये मिलेगा झारखंड के उत्तर वाले इलाका में। सपोज कीजिए ये हमारा झारखंड है, ठीक है। तो इसके उत्तर वाला इलाका में आपको कैमूर और विंध्य वाला जो है ना इलाका मिलेगा। और इससे क्या होता था, जब यहाँ पे पहाड़ी इलाके होते थे उत्तर में, तो बाहरी शासकों का जो प्रवेश करना झारखंड में जो है ना काफी जो है क्या हो जाता था, मुश्किल होता था। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि वस्तुतः प्राचीन काल में गुप्त शासक और गौड़ शासक को छोड़कर किसी राजवंश ने इस क्षेत्र पर अधिक समय तक शासन नहीं किया। तो इसके पीछे कारण यही था कि उसके उत्तर में जो झारखंड को प्रोटेक्ट कर रहा था ये हमारा विंध्य और कैमूर पर्वत श्रेणी। ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण बन सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मध्यकाल में फिर क्या हुआ। मध्यकाल में आइए, ये तो प्राचीन काल में देखिए, मध्यकाल में हुआ क्या कि यहाँ पे क्षेत्रीय राजवंश का उदय हुआ। जैसे छोटा नागपुर पे कौन कौन सा था, नागवंश था। पलामू में कौन था, रक्सेल वंश था। और सिंहभूम का सिंह वंश था। इसको याद रखिएगा, बस इतना ही पढ़ना है, पूरा पैराग्राफ को नहीं पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट बनेगा ये वाला, ठीक है। मैचिंग के फॉर्म में पूछा जा सकता है कि छोटा नागपुर पे कौन सा नागवंश, मतलब कौन सा वंश था, तो नागवंश। पलामू में रक्सेल और सिंहभूम में आपका कौन सा हो जाएगा, सिंह वंश। फिर आइए सल्तनत काल को, यहाँ पर देखिए ये वाला पॉइंट। सल्तनत काल में झारखंड पर छिटपुट ही बाहरी आक्रमण हुए, जैसे कि बीरभूम के राजा द्वारा सिंहभूम पर, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के जो सेनापति था मलिक बेया हजारीबाग पर कब्जा किया था। और उड़ीसा का जो शासक था कपिल देव गजपति द्वारा संथाल परगना पर। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रखिएगा, ठीक है, बस समझने के लिए। अगर क्वेश्चन आया तो बना लेना है, अगर नहीं आया तो माइंड में रहेगा ये चीज, ठीक है। फिर देखिए मुगल काल में, मुगल काल जो स्टार्ट हुआ था 1526 से लेकर और 1707 तक चला था आपका। उसमें झारखंड की क्या स्थिति थी, तो मुगल काल 1526 से लेकर 1707 तक था। तो मुगल काल का जो तीसरा बादशाह था ना अकबर के शासनकाल के 30वें वर्ष में मुगल साम्राज्य एवं झारखंड के बीच वास्तविक संपर्क स्थापित हुआ। वास्तविक याद रखिएगा, ठीक है। फिर ये मराठा को लेकर क्या स्थिति था, तो मराठा आक्रमण का सिलसिला जो है ना 1741 से शुरू होकर 1803 तक चला। कुछ ज्यादा खास प्रभाव नहीं हुआ, लेकिन मराठा का भी इस पर प्रभाव रहा था। क्लियर है। फिर हम लोग देखेंगे प्राचीन इतिहास में क्या रहा था। देखिए, झारखंड के इतिहास का प्रारंभ पाषाण काल से ही होता है, जब मनुष्य ने जरूरतों की पूर्ति के लिए जैसे मिट्टी की खुदाई की, पशुओं के शिकार के लिए नोकीले पत्थर बनाए, ठीक है, नोकीले पत्थर के उपकरण बनाए। उस काल में झारखंड क्षेत्र में मानव विकास के व्यापक साक्ष्य पुरातात्विक खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर पाषाण काल के दो कालों जैसे पूर्व और उत्तर पाषाण काल से संबंधित औजार प्राप्त हुए। कुल मिलाकर झारखंड में अगर खुदाई हुआ था आर्कियोलॉजिकल जो होते हैं उनके द्वारा, तो देखा गया है कि पाषाण काल के भी जो यहाँ पे सबूत मिले हैं। लाइक जैसे यहाँ मिट्टी का खुदाई करना, पत्थरों का उपकरण बनाना, ताकि वहाँ पे जो है एक्टिविटी, जो भी आर्थिक गतिविधियां जो है संचालित कर सके। अब देख लेते हैं पूर्व पाषाण काल में झारखंड की क्या स्थिति थी। ये जो है हम लोग ये प्रभात पब्लिकेशन को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि इसका कंटेंट मुझे हमको अच्छा लगा, ठीक है। अब बहुत ही अच्छी मतलब कहानी की तरह से समझाया गया है, इसलिए हमने इसको सिलेक्ट किया ताकि आपके सामने हम रख सके पॉइंट को, ठीक है। इस काल में झारखंड का क्षेत्र जो है घनघोर वनों से घिरा था। आपको पता ही है हमारा झारखंड जो है वो वनों से घिरा हुआ है, ठीक है, काफी वन है यहाँ पे पूर्व पाषाण काल में। तो कुल मिलाकर ये कहानी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समझना है। जहाँ फैक्ट आएगा वहां पे हम हाईलाइट कर देंगे, ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर उत्तर पाषाण काल में क्या हुआ कि इस काल को नव पाषाण काल भी कहा जाता है। उत्तर पाषाण काल में
जब नवपाषाण काल का युग चल रहा था तो समय झारखंड में क्या हो रहा होगा देखिए। तो यहाँ इस काल में अनेक अवशेष पाए गए हैं। संभवतः सिंधु घाटी में कांस्यकालीन संस्कृति का विकास हो रहा था। देखिए सिंधु घाटी को ही कांस्यकालीन सभ्यता भी कहते हैं, और उस काल में छोटा नागपुर में नवपाषाण संस्कृति विकसित हो रही थी। तो ये इंपॉर्टेंट मिल जाएगा, ठीक है। फिर आते लोह युग, लोहा युग जिसको बोलते हैं, ठीक है, उत्तर वैदिक काल का होता है। तो क्या हो रहा था जब पूरे देश में लोह युग था तो झारखंड की क्या स्थिति थी। तो उत्तर वैदिक काल में लोहे का उपयोग शुरू हो चुका था, और उत्तर वैदिक काल की रचना इतरई ब्राह्मण में ही सर्वप्रथम झारखंड का नाम पुंड्र मिलता है। देखिए कुल मिलाकर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है पुंड्र, ठीक है। ये पुंड्र वाला जो है ना शब्द को याद रखिएगा। ये इतरई ब्राह्मण में झारखंड को पुंड्र नाम से जो है जाना जाता है। और यहाँ पे झारखंड की एक जनजाति है असुर, उसका जिक्र मिलता है, क्लियर है। और असुर जनजाति जो है ना लोहे का कार्य करते थे, लोहे को गलाकर जो है ना उसको आकार में ढालना, औजार बनाना, ये तमाम गतिविधियां से संलग्न थी असुर, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए वैदिक युग में जब चल रहा था हमारा, तो उस वक्त जो है झारखंड के कुछ खास जो है स्थितियां नहीं थी। देखिए झारखंड से संबंधित किसी भी ऐतिहासिक तथ्य का ऋग्वेद काल से अभी तक कोई प्राप्त प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो असुर थी, असुर जनजाति से संबंधित कुछ जो है ना यहाँ पे सबूत मिले हैं, ठीक है। इतरई ब्राह्मण में झारखंड का सबसे पहला जिक्र हुआ है, इतरई ब्राह्मण, ठीक है। और ये जो है लोहे से संबंधित कार्य करते थे। अब ये धार्मिक आंदोलन जब जैन और बौद्ध वाला जब चल रहा था पूरे भारत में, ठीक है, उस समय झारखंड की क्या स्थिति थी। तो देखिए 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध धर्म का आंदोलन हुआ, जिसका व्यापक क्या हुआ असर पड़ा। झारखंड भी इसे अछूता नहीं रहा, कुल मिलाकर झारखंड पे भी इसका प्रभाव पड़ा। तो एक जगह को याद रखिएगा, आज का जो हम लोग धन्यवाद देख रहे हैं ना, ये वो जो केंद्र था ना, धन्यवाद जो था, धन्यवाद, उसमें जैन धर्म का और बौद्ध धर्म का केंद्र के रूप में जो है उसको बताया गया। देखिए बौद्ध धर्म की अगर बात की जाए तो आज का जो धनबाद जिला है ना, बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र था। तो धनबाद को याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र झारखंड का कौन सा इलाका रहा, तो धनबाद। जैन का भी यही हो जाएगा, क्लियर है। तो जैन में अगर हम लोग देखेंगे तो 23वें तीर्थंकर जो है पार्श्वनाथ का निर्माण जो हुआ था 717 में ईसापुर में गिरिडीह जिला में, और वहां पे एक पार्श्वनाथ या पार्श्वनाथ का पहाड़ी है, याद रखिएगा, जो जैन धर्म से संबंधित है और काफी सुर्खियों में रहा था इस समय झारखंड में। क्यों? क्योंकि झारखंड सरकार चाहती है कि इसको हम इको टूरिस्ट बनाएं, लेकिन जैनियों ने, जो जैन धर्म को फॉलोवर हैं, उन्होंने इसका विरोध किया। बोले कि नहीं, इसको टूरिस्ट अगर बनाएंगे तो हमारे जो है यहाँ पे कल्चर जो है यहाँ पे उसका क्या होगा, क्षरण होगा, इसलिए वहां पे फिर रोक लग गया है। फिर देख लीजिए यहाँ पे एक टर्म है, देखिए छोटा नागपुर का मानभोग, वही धनबाद वाला एरिया जैन सभ्यता संस्कृति का केंद्र रहा था। कुल मिलाकर धनबाद एरिया को याद रखिएगा, ये धनबाद जो है ना, ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र था। इसलिए प्रभात पब्लिकेशन को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सारा कंटेंट जो है ना अच्छे से कवर किए गए हैं। फिर देखिएगा यहाँ पे एक टर्म यूज किया गया है, इस क्षेत्र का प्रमुख जो जैन स्थल है ना, जैसे कि पकबीरा, तुईसामा, देवली, पवनपुर, पलमा, अरसा, चर्रा, गुलमारा, बड़म, ये तमाम जो है ना जैन स्थल है। देखिए क्वेश्चन कैसा पूछेगा यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट बनेगा, इसको नोट कर लीजिएगा। कि बोलेगा कि प्राचीन काल में पकबीरा, तुईसामा, देवली, पवनपुर, ये तमाम जगह किस चीज के लिए फेमस थे, या किस चीज के लिए ये जो जाने जाते थे, यहाँ जैन धर्म के लिए जाने जाते थे। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर एक टर्म आता है सरक, ठीक है। सरक जो है ना, श्रवण का जो बिगड़ा हुआ रूप है सरक है। जो झारखंड के जो लोग, जो यहाँ के जो स्थानिक थे, ठीक है, स्थानीय जनजाति थी, जो जैन धर्म को फॉलो करते थे, उसको सरक बोलते थे, याद रखिएगा। पूछ देगा कि सरक जो है ना टर्म क्या डिफाइन करता है, तो यहाँ के जो ट्राइबल लोग जो थे और जो जैन धर्म को फॉलो करते थे, उनको सरक बोला जाता था, ठीक है, या सदानी लोग हो गए। कुल मिलाकर झारखंड के जो यहाँ के जो क्या थे, स्थानिक थे, एथनिक पीपल थे, यहाँ के जो थे मूल्यवासी थे। फिर देखिए मौर्य काल में क्या देखने को मिला। मौर्य काल समझ रहे चंद्रगुप्त मौर्य वाला, ठीक है। तो इसका पीरियड देख लीजिए 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व। थोड़ा सा चैप्टर ये बोरिंग लगेगा, लेकिन बोरिंग की तरह नहीं पढ़ना, हम लोग इंपॉर्टेंट चीज को हाईलाइट करेंगे, क्लियर है। तो मौर्य काल में झारखंड को पता क्या बोला जाता था, कुकुट या कुकुट प्रदेश, इस टर्म को याद रखिएगा, बस कहानी खत्म। हमें ज्यादा पढ़ना ही नहीं है, ज्यादा क्यों पढ़ना है, ठीक है। तो कुकुट और कुकुट देश कहा जाता था मौर्य काल में, कुल मिलाकर यही है।
खत्म कीजिए कहानी इसको, ठीक है। एक आठवीं करके टर्म आता है, याद रखिए। आठवीं क्या होता है? ये अधिकारी होता था जो झारखंड में जनजाति लोग जो थे ना, वो मौर्य का जो सेना था ना उसमें काम करते थे, ठीक है, और हाथियों को प्रोवाइड करते थे। क्लियर है? तो इन चीजों को क्या होता था, नियंत्रित करने के लिए एक आठवीं नाम का अधिकारी को अपॉइंट किया जाता था। और इस आठवीं के अंतर्गत जो है ना नागपाल था, नागाध्यक्ष था, वनाध्यक्ष था, नागपाल था, वनपाल था। ये तमाम अधीनस्थ अधिकारी इसके अंतर्गत आते थे। तो आठवीं टर्म को याद कीजिएगा, मतलब ध्यान में रखिएगा इसको। फिर कौटल्य, कौटल्य आपको पता ही है ना, विष्णुगुप्त जो अर्थशास्त्र लिखा है। तो इंद्र वानक संभवतः इब और शंख नदियों का इलाका है, कहते थे कि यहां से हीरा मिलता था, ठीक है। इंद्र वानक संभवतः। फिर देखेंगे चंद्र को, अशोक, अशोक के टाइम में क्या था झारखंड? तो अशोक के टाइम में झारखंड को जो है आठवीं या आठव या आठवीं, इन तमाम नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा इस टर्म को, ठीक है, अशोक के समय। फिर मौर्योत्तर काल में क्या हुआ? जब मौर्य शासन खत्म हुआ तो उसके बाद जो हुआ, तो यहाँ पे कई सिक्के का परिमाण मिले हैं, ठीक है। तो झारखंड में भी जो है विदेशों से ट्रेड होता था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि झारखंड अछूता रहा है, तो ट्रेड होता था। तो उसका देखिए सबूत मिला है कि जो सिंहभूम का इलाका है ना, वहां पे रोमन के सम्राटों का सिक्के मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चाईबासा से इंडो सीथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं, और रांची, जहां हम लोग निवास करते हैं, रांची, ठीक है। तो रांची से यहाँ पे कुषाण काल के प्रथम और द्वितीय शताब्दी के सिक्के मिले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बनेगा, आप लोग देखिएगा इसको, नोट कर लीजिएगा इसे। पीडीएफ को जो है टेलीग्राम चैनल पे जो है शेयर कर देंगे। क्या नाम है? जीएस कुटुम्बकम, ठीक है। आप सर्च कीजिएगा जीएस कुटुम्बकम, स्पेस देके यहाँ पे, तो आपको मिल जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे गुप्त काल पे। गुप्त काल जब चल रहा था तो उस वक्त झारखंड की क्या स्थिति थी, झारखंड में क्या हो रहा था, उसको देखेंगे, ठीक है। देखिए गुप्त काल जब चल रहा था पीरियड, तो उसमें एक महान शासक हुआ था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त में एक कवि रहता था, दरबारी कवि, जिसका नाम था हरिसेन। उसके द्वारा एक रचयिता जो बुक लिखा गया था जिसका नाम था प्रयाग प्रशस्ति, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बनता भी है। तो उसमें क्या था कि समुद्रगुप्त ने जितने भी युद्ध लड़े हैं उसके बारे में चर्चा किया गया था सारे, ठीक है, कुल मिलाकर ये। इससे झारखंड को क्या, तो देखिए समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में छोटा नागपुर को मुरुंड देश कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट बनेगा, ये पढ़ना है हमें, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सब पैराग्राफ नहीं, ये कहानी बस सुनने के लिए, ठीक है। एग्जाम में ये पूछे जाएंगे, मुरुंड देश कौन कहा है? तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में मुरुंड देश कहा गया। फिर देखिए एक चंद्रगुप्त दो के समय, चंद्रगुप्त द्वितीय जो था उस समय भारत में एक आया था चाइना से, चीन का यात्री था फायान। उसने पता है झारखंड को क्या बोला है? कुकुट लाड। देखिए कुकुट लाड कहा है, ये बनेगा महत्वपूर्ण, ये सब चीज आप इसको देख लीजिएगा। फिर आइए गुप्तोत्तर काल, मतलब गुप्त काल के बाद का पीरियड को बोलते हैं गुप्तोत्तर काल, ठीक है। उस वक्त एक जो शासक था शशांक, शशांक जो एक कट्टर शैव उपासक था, ठीक है, शैव धर्म को मानता था, कट्टर था ये। जब शशांक का बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर प्रभुत्व, ठीक है, वहां पर इसका कंट्रोल स्थापित हो गया ना, तो बौद्ध को उत्पीड़न शुरू कर दिया, ठीक है। ये महत्वपूर्ण बनेगा, ठीक है। शशांक जो था बौद्धों के लिए, बौद्ध धर्म के लिए क्या था, ये उत्पीड़न उत्पन्न कर लिया था। फिर देखेंगे हम लोग क्या, पूर्व मध्यकाल, मध्यकाल से पूर्व जो भी पीरियड चल रहा था उस वक्त क्या था। तो देखिए जनजातीय जो शासन स्थापित हुआ ना, इसी काल में हुआ है। इस काल में छोटा नागपुर में ऐतिहासिक राजवंशों के अलावा, अतिरिक्त का मतलब अलावा, जनजातीय राज्य भी स्थापना हो गई। जैसे कि रीता मुंडा का नाम काफी फेमस है, याद रखिएगा। ये जो प्रथम मुंडा नेता थी जिन्होंने इस क्षेत्र में जनजातीय राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी, रीता मुंडा, ठीक है, रीता मुंडा। फिर उसके बाद सुतिया पाहन, सुतिया पाहन, ये जो मुंडाओं का क्या थे, शासक थे, चुने गए। और इन्होंने क्या किया, पूरे छोटा नागपुर को जो है ना 7 खंडों में बांटा, जिसमें था लोहागढ़, जिसको लोहरदगा बोलते हैं वर्तमान में, हजारीबाग, पालनगढ़ को पलामू बोलते हैं, मानगढ़, ठीक है, सिंहगढ़ मतलब सिंहभूम, केसलगढ़ और सरगुजा, ठीक है। किंतु यह राज स्थायी रूप से सिद्ध नहीं हुआ, मतलब स्थायी रूप से यह नहीं चला जनजातीय लोग का, क्योंकि बौद्ध और जैन धर्म का प्रचार प्रसार के कारण जो यहाँ पे आर्य लोग आने लगे, अब फिर ये चलने नहीं लगा। क्लियर है? फिर देखिए छोटा नागपुर में जो है ना खास जनजातियों का प्रमुख क्षेत्र था। यहाँ
स्थापित नागवंश राज्य का संपूर्ण छोटा नागपुर में प्रमुख स्थान था। खोखरा जो है ना राजधानी था नागवंश का पहला, याद रखिएगा। इस वंश की स्थापना 10वीं शताब्दी में फनी मुकुट राय ने किया था। नागवंश का संस्थापक कौन था? फनी मुकुट राय। ये पूछेगा, इंपॉर्टेंट बनेगा ये, इसको नोट कीजिएगा। खोखरा राजधानी था पहला। फिर सुत्यांबो को इसने जो है राजधानी बनाया, सुत्यांबे को इसने अपनी राजधानी बनाया। कौन? कोई आया होगा, देखिए। हाँ, और वहां पर सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। फिर इसी वंश के चौथे शासक प्रताप राय ने अपनी राजधानी सुत्यांबे से स्थानांतरित करके चुटिया में स्थापित किया। मतलब चुटिया भी राजधानी रहा है नागवंश का। ये था महत्वपूर्ण फैक्ट। फिर हम लोग देखेंगे पुरहट वाला। देखिए, सिंहभूम में जो था इलाका, वहां पे पुरहट के सिंह राजाओं का भूमि कहा गया है, तो इस टर्म को याद रखिएगा। फिर एक यहाँ पे कहानी प्रचलित है, यहाँ पे कुछ विवाद देखने को मिलेगा आपको। तो इसके नाम को लेकर, जो पुरहट के सिंह राजाओं की भूमि कहा गया है सिंहभूम को, इसके नाम को लेकर कुछ विवाद है सिंह वंश के और हो जनजाति के बीच में। क्या है? तो सिंह वंश के लोगों का कहना है कि क्षेत्र का नामकरण उन्होंने ही सिंहभूम नाम से किया है, ठीक है। जबकि हो जनजाति का मत है कि उन्होंने अपने भगवान सिंहबोगा के नाम पे रखा है। लेकिन वर्तमान सबूतों के आधार पर जो है इतिहासकार वो लोग कहते हैं कि जनजातीय मत ही सर्वाधिक मान होगा, क्योंकि जनजातियों में पर्वत, पहाड़ और नदियों को पूजा करना, देवी देवताओं के रूप में मानना और उनके नाम पर ही जो अन्य जगहों का नाम रखना प्रचलित है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, नोट कीजिएगा। फिर हम लोग देख रहे थे पूर्व मध्यकाल में झारखंड की स्थिति को देख रहे थे। क्लियर है? पूर्व मध्यकाल कहने का तात्पर्य ये हो गया कि जब पूर्व मध्यकाल का समय चल रहा था तो झारखंड में क्या एक्टिविटी चल रहा था, झारखंड में क्या घटनाएं घट रहा था। क्या झारखंड इससे अछूता रहा या यहाँ पर भी आक्रमण वगैरह या कुछ शासक लोग राज किए? तो आइए उसी को जानते हैं हम लोग। सबसे पहले सिंहभूम का पुरहट के सिंह राजाओं की भूमि को कहा गया है, ठीक है। इस फैक्ट को याद रखिएगा। और इसके नाम के विषय में सिंह वंश और हो जनजाति थे ना, इनके बीच में थोड़ा विवाद है। देखिए, जो पुरहट का सिंह राजाओं ने जो सिंहभूम का नाम रखा है, ये कहता है कि हमने रखा है, और हो ट्राइब कहती है कि इसको जो है सिंहबोंगा, उनका जो देवता है हो ट्राइब का, उनके नाम पे रखा गया है। और सबसे ज़्यादा जो जिसको वोट मिला है, जो सबसे अधिक जो है मान्य है ना, वो हो ट्राइब के द्वारा जो नाम रखा गया ना उसको मानता है, ठीक है। और सही भी है, क्योंकि जनजातियों में पर्वत, पहाड़ और नदियों के नाम से अपने देवी देवताओं के नाम पर रखने की परंपरा रही है। तो इस कारण कह सकते हैं हम लोग कि सिंहभूम का जो नाम है वो हो ट्राइब के अनुसार रखा गया है, ठीक है। ये फैक्ट हो गया। ये पूरी कहानी नहीं पढ़ना है हमें, इसके बाद थोड़ा सा इसको देख लेते हैं हम लोग। ये वाला मानभूम वाला क्षेत्र है ना, में पंचित राज्य का भी चर्चा मिलता है, जो कि एक शक्तिशाली राज्य था, बस इतने ध्यान रखिएगा। फिर है यहाँ पे ये वाला देख लीजिए, गुर्जर, प्रतिहार, राजपूत और पाल के बीच में जो युद्ध होता था, तो झारखंड पे भी इसका प्रभाव पड़ा है। ऐसा नहीं कि छोटा नागपुर एरिया जो छूट गया था, इस पर भी कुछ प्रभाव पड़ा है। इसका जो सबूत है देख लीजिए, घाघरा थाना स्थित हपा मुनि गांव का महामाया मंदिर उसका प्रमाण है। और इस मंदिर का निर्माण जो है गंजघट राजा के महाराष्ट्र निवासी गुरु हरिनाथ द्वारा करवाया गया था। गुमला चैनपुर के निकट टांगीनाथ के प्रसिद्ध मंदिर का भी निर्माण इसी काल में हुआ था। तो ये फैक्ट है। फिर देखते हैं हम लोग ये वाला, ये क्वेश्चन पूछता है, भीमकर्ण ने भीम सागर का निर्माण करवाया था, जो आज भी है। भीम ने सरगुजा के रक्षेलों को बुरी तरह हराया और उसने वासुदेव राय मूर्ति छीन ली। फिर सल्तनत काल में क्या हुआ? तो देखिए, सल्तनत काल में जो है ना झारखंड अछूता रहा। अगर कुछ घटनाओं को छोड़ दे तो झारखंड पूरी तरह से स्वतंत्र रहा था सल्तनत काल में। फिर भी देखिए, सल्तनत काल में झारखंड पर छिटपुट बाहरी आक्रमण हुए। इन बाहरी आक्रमणों के बावजूद झारखंड जो है सल्तनत काल में सदैव स्वतंत्र बना रहा, ठीक है। फिर बीरभूम, जो कि पश्चिम बंगाल का एरिया था, के राजा द्वारा सिंहभूम पर आक्रमण, दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मलिक बया द्वारा हजारीबाग पर आक्रमण किया गया था, ठीक है। और उड़ीसा के शासक कपिल देव गजपति द्वारा संथाल परगना पर आक्रमण आदि का कोई अस्थायी प्रभाव नहीं पड़ा है। फिर देखिए 1202-3 में क्या घटना हुआ था, या बख्तियार खिलजी का नाम सुनी होंगे, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। इसने जो है ना, जो बिहार में वर्तमान में उदंतपुरी हो गया कॉलेज हो गया, नालंदा यूनिवर्सिटी हो गया, विक्रमशिला, इसको तहस नहस कर रहा था, बर्बाद कर रहा था ये व्यक्ति बख्तियार खिलजी। विश्वविद्यालय को नष्ट भ्रष्ट किया और भारी खून खराबा किया। फलस्वरूप गैर मुस्लिम जनता ने प्राणों की रक्षा करने के लिए झारखंड में शरण लेना शुरू कर दिया। फिर उस समय देखेंगे कि झारखंड में जो है
क्या ये वाला देखिए, तो निर्जातीय तत्वों का समावेशन हुआ और इन आक्रमणों के दौरान बख्तियार को बंगाल पहुंचने के मार्गों का पता चल गया जो झारखंड से होकर गुजरता है। फिर उसने 1204 से 5 ईस्वी में झारखंड के रास्ते से गुजरकर बंगाल के सेन वंशी शासक लक्ष्मण सेन से नादियां पर आक्रमण किया। ओके, फिर हम लोग देख रहे थे, ठीक है, गुलाम वंश को देखे हम लोग। खिलजी यहाँ पे तो महत्वपूर्ण नहीं लग रहा है। फिर मुगल कालीन झारखंड में हम लोग आते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट लग रहा है कि मुगल का जो सम्राट अकबर था ना, अकबर के शासनकाल में 30वें वर्ष में सर्वप्रथम मुगलों का जो है झारखंड के साथ सैनिक संघर्ष शुरू हुआ। तो यहाँ पे ये महत्वपूर्ण हो जाएगा कि मुगल जो सम्राट था अकबर के शासनकाल में 30वें वर्ष में सर्वप्रथम मुगल का झारखंड के साथ सैनिक संघर्ष शुरू हो गया। फिर उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, जहांगीर के समय क्या था झारखंड? जहांगीर के काल में कोकरा तो झारखंड को बोला जाता था पहले, ठीक है, मुगल काल में। तो उस समय जो है शासन दुर्जन शाल के हाथों में था और उसने मुगल दरबार को वापसी कर देना भी बंद कर दिया था। तो यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि दुर्जन शाल मतलब कौन शासक था जो जहांगीर को कर देने से मना कर दिया था? तो ये दुर्जन शाल। फिर देखेंगे कि औरंगजेब के समय क्या था। तो औरंगजेब के शासनकाल में अधिकांश भाग में कोहरा में नागवंशी राजा रघुनाथ शाह का शासन था। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। फिर ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण नहीं लगा। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा हमें, कहाँ गया, हाँ, झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश। आप जो झारखंड में देख रहे हैं ना अंग्रेज लोग, ठीक है, अंग्रेज लोग जो है ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं। तो अंग्रेजों लोग क्या किया, सबसे पहले सिंहभूम वाला एरिया था ना, वहां से प्रवेश किया ये लोग, ठीक है। 200 साल लगभग अंग्रेजों ने शासन किया भारत पे, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा, क्योंकि हम लोग में कमजोरी था, इसलिए जो ये लोग सरवाइव कर लिया 200 साल तक। 1760 में जो है ना क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मिदनापुर पर कब्जा हो गया। और फिर क्या किया, धीरे धीरे ना, उस समय सिंहभूम के प्रमुख राजा था ढालभूम, ढाल राजाओं का था, पुरहाट में सिंह राजा और कोल्हान में हो राजा था, याद रखिएगा, ठीक है। तो इन तमाम राज्यों के दौरान झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश हुआ। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट था जिसको हम लोग डिस्कस किए, आप इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम आएंगे।